Good evening, guys. In our last lecture, we had started with expression of KP. Guys, मैंने यहाँ पे KC लिखा ही नहीं था, अगर तुम लोगों को याद होगा, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हम लोगों को KP ही यूज करना है. एक्सप्रेशन ऑफ KP by using degree of dissociation. Degree of dissociation. Okay. Now, guys, over here, हम लोगों ने एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया था, विच इज डेल्टा एनजी, जिसमें जीरो था. ठीक है. अब मैं तुम लोगों को इसका डायरेक्ट रूल लिख के दे रहा हूँ. रूल बोलो या फिर इसको शॉर्टकट बोलो, इट इज टोटली अप टू यू, बट ये याद रखना. ठीक है. सो गाइस, फर्स्ट रूल इज एट इक्विलिब्रियम number of moles of reactant number of moles of reactant number of moles of reactant is a minus a अल्फा. अगर गाइस इनिशियली a दिया होगा तो a माइनस a अल्फा हम लोग करेंगे. एंड a माइनस a अल्फा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस. दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन, डोंट वरी, तुम लोगों को इसमें रिवीजन पता चल जाएगी कैसे ले रहा हूं मैं. तो इसमें से हम लोग अगर a कॉमन निकालेंगे तो a 1 माइनस अल्फा हो जाएगा. एंड गाइस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा a माइनस a अल्फा या फिर a इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा ही रहने वाला है. ठीक है. ये तुम लोगों को एज अ डाई हार्ड रूल याद रखना है. ठीक है. नाउ गाइस, सेकंड, एट इक्विलिब्रियम number of moles of product is stoichiometric coefficient of that product upon stoichiometric coefficient of reactant multiplied by a alpha. हाँ गाइस, ये तुम लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, ये रूल्स तुम लोगों को याद रखना है. ठीक है. दिस इज सेकंड रूल. एंड थर्ड रूल विच इज नॉट अ रूल, दिस इज अ सजेशन, एंड ये तुम लोगों को फॉलो करना ही है. ऑलवेज सॉल्व degree of dissociation part by using KP. ठीक है. ये रूल बोलने के बदले एक छोटी सी नोट है. ठीक है, कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई भी क्वेश्चन हमेशा KP यूज करके ही सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. अब गाइज, इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम केस बोल के नहीं, मैंने तुम लोगों को एक इन जनरल एग्जांपल लेके पढ़ाया था. अब मैं केस लिख रहा हूँ, केस नंबर 1. ठीक है. इसकी केस, हाँ, इवन फॉर एडवांस. ठीक है गाइज, दिस नोट इज यूनिवर्सल. इवन फॉर एडवांस तुम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन KP से ही सॉल्व करोगे. एंड एडवांस के सिलेबस में ज्यादा करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो गाइस, केस 1, इनिशियल केस वाज दैट डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 0. एंड जहां तक मुझे याद है, लास्ट टाइम मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, तो मैंने एग्जांपल लिया था 2HI. ये लिखना मत, 2HI गिविंग अस H2 गैस प्लस I2 गैस. गाइस, यही एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया था ना. तो ये एग्जांपल हम लोग करके हो चुका है. नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो नेक्स्ट एग्जांपल इज 2NO gas, 2NO gas giving us N2 gas plus O2 gas. Guys, initially तुम लोगों को देके रखा है that at T is equals to 0, concentration या फिर number of moles of NO is A mole. कितने परसेंटेज के A mole, and 0 O2 के and N2 के number of moles present थे. अब guys, equilibrium पे क्या होगा? At T is equals to equilibrium. Guys, these are universal rules which you have to follow. Concentration, number of moles of reactant will become A minus A alpha. कितने बनेंगे वो? A minus A alpha. A minus A alpha. समझ में आ रहा है? ये जस्ट याद रख दो. लास्ट टाइम ये कैसे आता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था. अब वो तुम लोगों को समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, वापस लेक्चर एक बार देख लोगे तो ये कैसे आता है वो भी वापस तुम लोगों को याद आ जाएगा. कुछ लोगों को अभी तक याद होगा, कुछ लोग भूल गए रहेंगे, बट ये याद रखो, इट इज ऑलवेज A माइनस A अल्फा. एंड अगर इसमें से हम लोग A निकाल रहे हैं कॉमन बाहर, तो A into 1 minus alpha. ठीक है. नाउ गाइज, फॉर रिएक्टेंट A minus A alpha is universal. अब प्रोडक्ट के लिए क्या है? प्रोडक्ट के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट. अब मुझे बताओ N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है.
डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना है 2 है, इनटू ए अल्फा। अब गाइस ये एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। मुझे बताओ अगर दो NO एक N2 दे रहे हैं, अगर दो NO एक N2 दे रहे हैं, तो मुझे बताओ ए अल्फा NO कितने देंगे? उसका हाफ। देखो दो का आधा होता है एक, तो वैसे ही हम लोगों को ए अल्फा कितने देंगे? ए अल्फा बाई 2 देंगे। सेम वे O2 का आएगा यहाँ पे 1/2 ए अल्फा। देखो ये इतना लिखने आना चाहिए, क्लियर, ये इतना लिखने आ जाएगा तुम लोगों को। अब गाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो उतने ही रहने वाले, ए मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए रहने वाले। अब इसके लिए अगर तुम लोगों को केपी की इक्वेशन लिखने बोली तो तुम लोग कैसे लिखोगे बताओ? चलो इसके लिए हाउ वी विल राइट इक्वेशन फॉर केपी। अब गाइज केपी कैसे आएगा? केपी इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय partial pressure of O2, the whole thing divided by partial pressure of NO square. अब guys partial pressure of N2 कितना है? Partial pressure of N2 is A alpha by 2 multiplied by A alpha by 2, the whole thing divided by NO का partial pressure हम लोगों ने कितना निकाला है? A 1 minus alpha इसका स्क्वायर। तो गाइज A स्क्वायर हो जाएगा और A इंटू A स्क्वायर, और ये A कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोगों को केपी की इक्वेशन क्या मिली? केपी इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर। देखो ये सेम इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव की थी क्या? ये सेम इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव की थी। तो अब अगर तुम लोगों को ये ट्रिक पता है तो तुम लोग ये इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब गाइस इस ट्रिक से अच्छा तुम लोग ये याद रखना, मैं तुम लोगों को फाइनली लिख के दूंगा कि तुम लोगों को कौन से केपी की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा याद रखना है, ठीक है? तो वो भी मैं तुम लोगों को लिखा के दे दूंगा। नाउ गाइस दिस वाज केस 1 इन व्हिच डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 0। अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2, नाउ गाइस इन केस ऑफ केस 2 डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0। अब गाइस इसमें तुम लोगों को दो टाइप याद रखनी है। टाइप नंबर 1, फर्स्ट टाइप, केस 2 की फर्स्ट टाइप, दैट इज ए गिविंग अस बी प्लस सी। एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो बी और सी में डिसोसिएट हो रहा है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गाइस भूल गए लास्ट लेक्चर, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गाइस मैंने तुम लोगों को एकदम बिगिनिंग में बोला था कि रिवाइज कैसे किया जाए, मतलब तुम लोगों ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा था तभी डाउट पूछे थे कि सर इतना सब पढ़ा के हो रहा है तो कैसे पढ़े। तो तभी मैंने बताया था कि कभी भी लेक्चर को आओगे तो लेक्चर को आने से पहले उसके 2 लेक्चर पहले का रिवाइज करके आया करो, याद है? तो मतलब अगर तुम लोग ये मेथड फॉलो कर रहे हो, किसी ने अगर ये अभी तक मेथड फॉलो किया होगा तो बहुत इजी होगा तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग ये मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो, मेक श्योर अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी तक हम लोगों का पूरा 12th बाकी है। तो ये हैबिट डाल दो कि लेक्चर को आने से पहले लेक्चर के 2 लेक्चर, मतलब इस लेक्चर के 2 लेक्चर पहले जो पढ़ा है वो तुम लोग एक बार रिवाइज कर लो। गाइस रिवाइज करने के लिए तुम लोगों को हार्डली एक 15 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो 15 मिनट से तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। अगर एक लेक्चर भी तुम लोगों ने रिवाइज किया तो भी सफिशियंट है गाइस। 15 मिनट में एक लेक्चर भी अगर तुम लोगों का रिवाइज हो रहा है सफिशियंट है, बट एटलीस्ट पहले लेक्चर की रिवाइज करके आया करो। नाउ गाइस सेकंड टाइप हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ए गिविंग अस 2b, ठीक है? तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है PCl5 गैस गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तुम लोगों को दिख रहा है कि ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, ए गिविंग अस B प्लस C, करेक्ट? नाउ गाइस ओवर हियर इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 वाज A मोल। इनिशियली इसके कितने मोल्स थे? A मोल। इन दोनों के कितने रहने वाले? 0 और 0। अब मुझे बताओ गाइस एट इक्विलिब्रियम PCl5 की कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे? एट इक्विलिब्रियम हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 इज देयर? तो गाइस इसके रहने वाले हैं परफेक्ट A माइनस A अल्फा। एंड गाइस A माइनस A अल्फा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A 1 माइनस अल्फा। A को हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया, ठीक है? अब गाइस PCl3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ PCl3 इज 1,
अपॉन वन तो वन ही बचने वाला है, तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाय उन्नति, करेक्ट बोल रहे हो, सानिका करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए अल्फा। देखो एकदम कॉमन सेंस की बात है, एक PCl5 एक PCl3 देता है, तो ए अल्फा PCl5 ए अल्फा PCl3 देगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितने बचेंगे, ए अल्फा। अब गाइस ये मत भूलना, हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। हम लोगों ने बहुत इजी शॉर्टकट पढ़ा है, और शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल्स लगता है। तो टोटल कितना होगा, ए माइनस ए अल्फा, ये PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स, प्लस PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए ए अल्फा, प्लस Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए ए अल्फा। देखो मैंने इन सब की एडिशन कर दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो माइनस ए अल्फा एंड प्लस ए अल्फा, दे विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम ए प्लस, इधर आगे लिख देता है, ए प्लस ए अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज ए प्लस ए अल्फा। अब इसमें से भी हम लोग ए बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो गैस फाइनली हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या मिलेगी, रश्मि करेक्ट बोल रहे हो, ए इंटू 1 प्लस अल्फा, गेटिंग इट। तो गैस दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये करने के बाद मतलब ये सब करके हम लोगों को मजा क्या है, कुछ नहीं। हम लोगों को किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम लोगों को केपी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी एक्सप्रेशन कैसे आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 multiplied by partial pressure of Cl2, the whole thing divided by partial pressure of PCl5। तो हाँ, यू हैव टू राइट इट, तुम लोगों को मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। अब गाइस PCl3 कितना है, PCl3 ए अल्फा, मल्टीप्लाइड बाय Cl2 कितना है, Cl2 भी ए अल्फा, दिख रहा है क्या, PCl3 एंड Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। अब गाइस PCl5 आ गया ए 1 माइनस अल्फा। अब ये तुम लोगों की एक्सप्रेशन हुई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग और क्या चेंज करते हैं, पावर अगर देखोगे ऊपर 1 और 1 मतलब पावर 2 है, नीचे पावर कितनी है, 1 ही है। तो ऊपर एक मैग्नीट्यूड से पावर ज्यादा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग जहां पे पावर ज्यादा है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं पी टोटल से। जहां पे वॉल्यूम नहीं गाइस, हम लोग अभी केपी लिख रहे हैं, के सी है क्या, नहीं, केपी के लिए हम लोग जहां पे पावर ज्यादा है उधर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसके अपोजिट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे। गाइस ये ट्रिक प्लीज याद रखना, ठीक है। बिकॉज अगर तुम लोग ये ट्रिक नहीं याद रखोगे तो ये इतना करने के बाद, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर तुम लोगों को XI निकालना पड़ता है, फिर तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है। अगर याद होगा 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने ये सब किया था, XI पार्शियल प्रेशर निकालो एंड उसके बाद फिर वो वैल्यूज पुट करो एंड देन यू विल गेट आंसर। वो कितना लेंदी हो रहा था, उतना लेंदी हम लोगों को सिलेबस नहीं देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए कैंसल, ए कैंसल, एंड फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम Kp is equals to a square into p total divided by 1 minus अल्फा into 1 plus अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 minus अल्फा स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है क्या। नाउ गाइस दिस इज द इक्वेशन विच वी नीड टू रिमेम्बर। ये एक्सप्रेशन जो है वो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, सो दैट एग्जाम में तुम लोगों को ये इतनी मेहनत करनी ना पड़े बार बार, ठीक है। तो चलो ये लिख दो एक बार, कंप्लीट दिस फास्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो ले गए इसके ऊपर एक क्वेश्चन, कर रहे हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो, याद रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन आया तो हम लोग हमेशा केपी से ही डील करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO इज 0.5, देन कैलकुलेट Kp फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन तुम लोगों को हमेशा दी रहेगी 2NO गैस
गिविंग अस N2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है। हाँ, सेकंड टाइप का एग्जांपल करेंगे, बट पहले फर्स्ट टाइप के ऊपर क्वेश्चन कर अच्छा, इसके फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं है, तुम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन कैसे आया पूछा, तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन दे दिया है। तो गाइज ये पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करो, फिर मैं तुम लोगों को पूरा एक नोट समरी काइंड ऑफ बना के दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन इज 0.5 एंड दे आर आस्किंग अस केपी। अब गाइज ये जो इक्वेशन ली है, प्लीज इसके लिए सब कुछ लिखते मत बैठना, ऊपर ही हम लोगों ने इसके लिए केपी का फॉर्मूला डिराइव किया है, फॉर्मूला इसका केपी का यहाँ पे ही है, श्रेयस करेक्ट आंसर है। केपी का फॉर्मूला ये वाला यूज करना हम लोगों ने ऊपर ही डिराइव किया था। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केपी? रश्मि करेक्ट आंसर है, महेश करेक्ट आंसर है। तो गाइज दे हैव गिवन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अल्फा 0. चेतन करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है। तो इफ अल्फा इज 0.5, so what I will get, kp is equals to alpha square upon 4 into 1 minus alpha the whole square। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद होगा तो तुम लोग इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। वेदांत करेक्ट आंसर है, नील करेक्ट आंसर है, चेतन करेक्ट आंसर है। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर बहुत इजीली दे दिया है। ठीक है, क्यों दे पाए तुम लोग? बिकॉज ये इजी है, मतलब अगर तुम लोगों को ये इतना पार्ट आ रहा है देन इट इज इजी। बट अगर तुम लोगों को एक्सप्रेशन ही नहीं याद है तो तुम लोगों को एग्जाम में ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो तुम लोगों को एग्जाम में ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ये वाली कैलकुलेशन भी तुम लोग इजीली कर पाओगे, मतलब इसमें भी ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये वाली कैलकुलेशन भी इजीली हो जाती है। यश करेक्ट आंसर है, मानस करेक्ट आंसर है। तो गाइस कैसे करोगे? 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब गाइस मुझे बताओ 1 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.5 होगा, तो नीचे भी 0.5 है, ऊपर भी 0.5 है, ये कैंसिल आउट डायरेक्ट हो रहा है ना, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। गायत्री करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट आंसर है, मानस करेक्ट आंसर है। तो कैसे अगर डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आंसर इज 1/4। सिद्धांत करेक्ट है। गेटिंग इट और नॉट? ये क्वेश्चन समझा? देखो अब ये देख के तुम लोगों को बहुत सिंपल लगा होगा कि यार इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट बोला था एंड बहुत इजी दिख रहा है। द थिंग इज कि दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। गाइस तुम लोगों को अगर पता होगा, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या? जो चीज तुम लोग किसी एक फॉर्मूला को यूज करके डिराइव करते हो। हम लोगों ने केपी का फॉर्मूला क्या लिखा था? केपी का फॉर्मूला इधर ये देखो, ये फॉर्मूला रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। बट हम लोग उसे यूज करके अल्फा के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। तो ये एग्जाम में करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोगों को तो ये अल्फा क्या रहता है एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलती, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट अगेन हाँ, समवन इज आस्किंग मी सर कैन वी राइट 25%? सो फॉर दैट दे शुड आस्क परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो तुम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल राइट 25%। ठीक है, परसेंटेज जब तक पूछा नहीं है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। एनी डाउट गाइस? चलो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस सेकंड टाइप क्या थी हम लोगों की? सेकंड टाइप क्या थी? केपी इज इन परसेंटेज। अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे परसेंटेज कुछ आएगा ही नहीं, मतलब ये केपी है। मैं भी अल्फा सोच के बोल रहा था। दिस इज केपी ना गाइस, केपी हम लोग परसेंटेज में नहीं लिखते। ठीक है, केपी 1/4 ही रहने वाले, 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो सेकंड टाइप क्या थी गाइस हम लोगों की? ए गिविंग अस 2b, एक ए मॉलिक्यूल 2b मॉलिक्यूल दे रहा है। तो गाइस दिस इज आवर सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बी N2O4 गैस, N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस। गाइस इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, दिया करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था। नाउ T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा A माइनस A अल्फा, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखो ये इतना समझ में आ रहा है ना, A माइनस A अल्फा, एंड A कॉमन निकाल देंगे तो A 1 माइनस अल्फा। अब 2NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो गाइस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, दिया, रश्मि करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है।
तो बहुत लॉन्ग आंसर है, धनंजय मानस सानी का करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये 2/1 A अल्फा, तो 2A अल्फा डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? देखो सिर्फ रूल याद रखना, ट्रिक याद रखो, तुम लोगों को आंसर अपने आप आएंगे। नहीं तो फिर अगर तुम लोग प्रॉपर मेथड से गए, मैं तुम लोगों को प्रॉपर मेथड पढ़ा तो रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को प्रॉपर मेथड से ये कैसे निकालते हो पढ़ाया था। इट बिकम्स वेरी मच लेंदी, वेरी वेरी मच लेंदी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? A-A अल्फा प्लस 2A अल्फा। तो गैस ऑब्वियस है ये -A अल्फा जो है वो इस एक A अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट A प्लस A अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ए कॉमन अगर मैं निकालूं तो A प्लस A अल्फा। ठीक है, अब गाइस इसके लिए हम लोगों को केपी की एक्सप्रेशन लिखनी है। तो केपी की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। देखो अब NO2 का स्क्वायर, तो NO2 का पार्शियल प्रेशर आया है, मतलब NO2 के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 2A अल्फा, तो 2A अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PNO2 मतलब A1 - अल्फा। टिल दिस एनी प्रॉब्लम? अब गाइस ऊपर अगर देखोगे पावर 2 है, नीचे अगर देखोगे पावर 1 है, तो जिस तरफ पावर ज्यादा उस तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से। तो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, नीचे की तरफ उसके अपोजिट साइड पे हम लोग ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो A1 + अल्फा। अब गाइस देखो ये A² हो जाएगा और ये नीचे वाले A × A A² बन जाएंगे, तो ये हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया एंड हम लोगों को केपी की एक्सप्रेशन क्या मिली? तो केपी की एक्सप्रेशन हम लोगों को मिली 4 अल्फा² P टोटल अपॉन 1 - अल्फा²। गेटिंग इट और नॉट? बहुत सी बार एग्जाम में सिर्फ इन एक्सप्रेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे हम लोगों को पहले भी बताया है, इन एक्सप्रेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तभी तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ता है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब उस टाइम पे वो क्या करेंगे, ये शायद से ये बी बोल देंगे, बी मोल्स ऑफ ए इज प्रेजेंट, बी के बदले ए के बदले बी रहेगा, या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका भी ए बोल देंगे। तो इसका अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए हो गया गाइस, तो तुम लोग क्या लिखते? ये 0 के बदले ए अगर होता तो तुम लोगों के क्वेश्चन में क्या चेंज होता बताओ? 0 के बदले अगर ये ए होता तो तुम लोगों के एक्सप्रेशन में क्या चेंज आता? हाँ, तब तुम लोग बोलते A + 2A अल्फा। गाइस ये समझ में आ रहा है क्या? A + 2A अल्फा करेक्ट बोल रहे हो। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, इसलिए हम लोग इसमें माइनस करते हैं। प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है तो हम लोग इनिशियल +2A अल्फा करेंगे, बस इतना ही चेंज हो सकता है। ठीक है, आके इतना ही चेंज होगा, तो तुम लोगों को वो एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करनी पड़ती है, दैट्स इट। हाँ, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर तुम लोगों को क्या याद रखना है, ठीक है, एक नोट करके लिख देना। नोट, नोट। तो गाइस फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट टाइप कौन सी पढ़ी थी? फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 वाली। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 के लिए तुम लोग केपी की एक्सप्रेशन क्या लिख रहे थे? तो केपी की एक्सप्रेशन थी अल्फा² अपॉन 4 1 - अल्फा द होल स्क्वायर। याद रख दो, आई सजेस्ट ये याद रखोगे तो अच्छा है, एग्जाम में डिराइव करने में ज्यादा टाइम जाएगा। अब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या था? हाँ गाइस, और ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक फॉर्मूलाज की बुक बनाना। ठीक है, अब फॉर्मूलाज की अगर तुम लोगों के पास बुक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट मिनट रिवीजन एक दिन पहले, फिजिकल की बोलो, फिजिक्स की बोलो, इवन मैथ्स की, तो फॉर्मूलाज की बुक देख के भी अगर तुम लोग चले गए, तो ये सारी चीजें लास्ट डे पे जब तुम लोग रीड करोगे ना, फ्रेश रहेगी दिमाग में। ठीक है, तो होपफुली तुम लोगों ने फॉर्मूलाज की बुक बनाई है। ठीक है, एंड हम लोग खुद से जब नोट्स बनाते हैं तो वही अच्छे रहते हैं। तुम लोग इंटरनेट पे बहुत सारे तुम लोगों को फॉर्मूलाज की बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे, बहुत सारे फोटोज मिलेंगे, वो कुछ काम के नहीं रहते, बिकॉज वो तुम लोगों ने कभी लिखे ही नहीं है, तुम लोगों ने कभी वो खुद से नहीं बनाया। ठीक है, तो नो वन इज लेट येट। ठीक है, अभी तक तुम लोगों की एग्जाम होने के लिए और एक आराम से एक 10 महीने तो बाकी है, ऐसे पकड़ के चलो। 10 मंथ्स आर देयर। ठीक है, एक्चुअली मोर देन 10 मंथ्स आर देयर, अभी तो जनवरी चालू है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अ ईयर इज देयर। ठीक है, तो तुम लोग अभी भी फॉर्मूलाज की बुक बना सकते हो, लिखना स्टार्ट करो, दिन में एक कोई भी टॉपिक उठाने का एंड उसकी फॉर्मूलाज लिखने स्टार्ट कर देने की। उससे तुम लोगों की अच्छी खासी रिवीजन भी होगी एंड एक अच्छे नोट्स तुम लोगों के रेडी हो जाएंगे, जो लास्ट मिनट पे रिवाइज करने के लिए काम आएंगे। अब गाइस डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0, इसमें हम लोगों ने दो टाइप पढ़े।
टाइप ए कौन सी थी? तो टाइप ए थी ए गिविंग अस बी प्लस सी, ठीक है। इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखी, क्या लिखी थी? तो इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन थी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे पी टोटल था एक इनटू पी टोटल, ठीक है, थोड़ा सा वो साइड हो गया, अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एंड गाइस सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा ए गिविंग अस 2b, even for this kp is equals to alpha square p total upon 4 into, सॉरी ऊपर 4 है ना, सॉरी माय बैड, यहाँ पे नीचे 4 आता है और यहाँ पे ऊपर आता है, तो 4 अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, अब ये सेकंड टाइप में क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे आते हैं वो देखते हैं। डोंट वरी, क्वेश्चन की कुछ टेंशन मत लो, हम क्वेश्चन ले लेंगे। तो गाइस लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ले, केस 3 नहीं रहती गाइस, याद रखो अल्फा के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही केसेस है, एक डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 का एंड दूसरा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 का, इसके अलावा और कोई केस यहाँ पे नहीं बनती, मतलब वो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो क्वाड्रेटिकली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं मतलब क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नॉट इवन एट एडवांस लेवल, यस, degree of dissociation of PCl5 is 1/2, is 1/2 at equilibrium pressure of 9 atmosphere at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius. Calculate Kc for equation PCl5 gas giving us PCl3 gas plus Cl2 gas. Okay guys, so this question you have to solve it, ठीक है। चलो सॉल्व करो, देखते हैं कौन कर पाता है। हाँ, इसके लिए तुम लोगों को केसी सॉल्व करना है, यस केसी नॉट केपी, केसी सॉल्व करना है। बट मैंने तुम लोगों को बोला है कि ये वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो तुम लोग पहले केपी फाइंड आउट करोगे, तो गाइस पहले केपी फाइंड आउट करो, इसके लिए केपी फाइंड आउट करो। तुम लोगों को हर एक चीज देखे रखी है, तुम लोगों को केपी की एक्सप्रेशन भी पता है, क्या आएगी? केपी इज अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब गाइस यहाँ पे तुम लोगों को अल्फा देके रखा है, अल्फा कितना देके रखा है? 1/2, एंड पी टोटल मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर गाइस वो देके रखा है, वो कितना देके रखा है? 9, ठीक है। तो ये तुम लोगों को वैल्यूज देके रखी है, तुम लोगों को केपी फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? केपी इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर, तो गाइस 1/4 डायरेक्ट लिख दो, 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल, पी टोटल कितना है गाइस यहाँ पे? 9 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो गाइज अल्फा का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अब गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन, चलो आगे नीचे ही लिख देते हैं, तो 1/4 इंटू 9 हो जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो गाइज देखो 4 और 4 कैंसल आउट हो रहे हैं, 3 1 जा 3 3 जा, गेटिंग इट? तो हम लोगों को केपी कितना आया? केपी हम लोगों को आ गया 3। अगेन ये वाले क्वेश्चन तुम लोग केपी से ही सॉल्व कर पाओगे, तो ये आ गया तुम लोगों को 3 एटमॉस्फेयर, ये इसका यूनिट है। यूनिट कैसे निकालते पता है ना? डेल्टा एनजी से निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा एनजी यहाँ पे कितना है? 1 है, तो एटमॉस्फेयर रेज टू डेल्टा एनजी रहता है। तो गाइस तुम लोगों को केपी मिल गया। अब केपी से केसी कैसे निकालेंगे? धनंजय करेक्ट आंसर है, तो और ये किसने? उन्नति करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। कुछ लोगों के तो आंसर डायरेक्ट केसी के आ गए हैं। तो गाइस ये कैसे करोगे? केपी इज इक्वल्स टू Kc into RT रेस टू डेल्टा एनजी। सम पीपल आर आस्किंग मी सर आर की वैल्यू क्या ले? तो गाइज आर की वैल्यू यूनिट देख के लिया करो, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है, तो आर का कौन सा यूनिट एटमॉस्फेयर में रहता है? तो आर का 0.0821 ये नंबर एटमॉस्फेयर मतलब ये वैल्यू एटमॉस्फेयर में रहती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब गाइज ये वैल्यू तुम लोग 0.08 लो,
ये भी चलेगा, या फिर 1/12 लो, ये भी चलेगा। याद है मैंने तुम लोगों को ये दो शॉर्टकट बता के रखे हैं, तो तुम लोगों के ऊपर है विच एवर वैल्यू यू वांट टू यूज। अब मैं 0.08 और 0.1/12 दोनों करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अगर तुम लोगों ने, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा गाइस इसलिए, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो करके दिखाता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो केपी की वैल्यू कितनी आई है हम लोगों को 3, 3 इज इक्वल्स टू के सी इन टू आर की वैल्यू अगर मैंने 0.08 ले ली, मल्टीप्लाई अप्लाइड बाय टेम्परेचर, गाइस टेम्परेचर इज 300, दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर 300, रेस टू डेल्टा एन जी, तो रेस टू डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा गाइस, 1 रेस टू 1। अब गाइस 0.08 इंटू 300 कितना होता है, 24, 24 हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/24, 3/24 इज नथिंग बट 1/8, एंड 1/8 इज नथिंग बट 0.125। गाइस देखो तुम लोगों को 1/4 तो 0.25 डायरेक्ट याद आता है, तो 0.1/8 भी तुम लोगों को डायरेक्ट याद आना चाहिए 0.125। मेनी पीपल आर सेंडिंग में आंसर वेदांत करेक्ट, बहुत लोगों के आंसर आ गए और सबके आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब गाइस अगर तुम लोग 1/12 लेके करोगे तो क्या आएगा आंसर, 3 इज इक्वल्स टू के सी इंटू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 300 रेस टू 1। तो गाइस 12 1 जा 12, 25 जा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, केसी इज नथिंग बट, केसी इज नथिंग बट 3/25, and 3/25 will become 1/12। Now guys it is totally up to you कि तुम लोग कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो, 0.125 भी करेक्ट है और 0.12 भी करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोगों को निकालना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर, बिकॉज हम लोगों के पास 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से एक ऑप्शन सिर्फ टिक करके आना है, ठीक है। तो एंड डाउट एग्जैक्ट आंसर इज 0.121, ठीक है। किसी ने तो आंसर सेंड किया कैलसी पे डाउनलोड करके, कैलसी पे कैलकुलेट करके। अब केसी का यूनिट एटमॉस्फेयर कैसे रहेगा गाइस, केसी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ना, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका यूनिट आएगा मोलार। क्या कर रहे हो, यूनिट भूल गए, ओके। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है समझ में आया, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन ले, जस्ट मिनट, चार्जर निकाल के रखता हूँ मैं। ओके चलो, तो गाइस आगे बढ़े क्या। सो गाइस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई एग्जाम। अब अगर तुम लोगों को एक्सप्रेशन बाय हार्ट रहेंगे तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात थी, बट अगर एक्सप्रेशन पता नहीं है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी हम लोगों ने सारे एक्सप्रेशन डिराइव तो कर लिए, तो देखते हैं। x गिविंग अस 2y, इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर kp इज kp1, एंड a गिविंग अस b plus c, for this expression is kp2। Now guys they have given us that kp1 upon kp2, they have given us that kp1 upon kp2 upon kp2 is 1/9, is 1/9। They have given that alpha of x is equals to alpha of a और x दोनों का अल्फा सेम है। They are asking us then find p1 upon p2, ठीक है, दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम प्रेशर का रेशियो कितना होगा, ये उन्होंने पूछा हुआ है। तो गाइस हम लोग ये कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्फा का कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को केपी की वैल्यू लिखने आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट केपी की वैल्यू लिख दूं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए केपी की वैल्यू क्या थी, 4 अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अभिजीत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, बहुत फास्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे ये केपी1 है, तो केपी1 के लिए ओके, दो धनंजय का आंसर एक्चुअली करेक्ट है। अभिजीत आपने कुछ तो छोटी सी मिस्टेक कर ली, एक बार क्रॉस चेक करना। अब गाइस केपी1 के लिए मैं प्रेशर पी1 बोल दूं चलेगा, हम लोगों का क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन किया ना पी टोटल के बदले, अब हम लोग पी1 बोलना पड़ेगा। आर्यन करेक्ट आंसर है, नील करेक्ट आंसर है, श्रेयस करेक्ट आंसर है। तो गाइस केपी2 कैसे आएगा, श्रेयस करेक्ट आंसर है, निशिता करेक्ट आंसर है। केपी2 इज अल्फा स्क्वायर पी2 अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इन दोनों का रेशियो जो है उसकी वैल्यू पहले से देके रखी है, तो हम लोग इन दोनों का रेशियो ही ले लेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, kp1 अपॉन kp2 इज इक्वल्स टू, kp1 के लिए इक्वेशन क्या है, 4 अल्फा स्क्वायर p1
अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर P2, this is alpha, divided by 1 minus alpha का square. Now guys, if you will see, Parth correct answer है, उन्नति correct answer है. Now guys, if you will see, यहाँ पे क्या होगा? पहली बात मतलब अल्फा दोनों के सेम है, दोनों के अल्फा सेम है, तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोगों को क्या मिला? Kp1 अपॉन Kp2 विच इज नथिंग बट 1/9, विच इज नथिंग बट 1/9 इज इक्वल्स टू 4P1 अपॉन P2. तो गाइस हम लोगों को P1 अपॉन P2 पूछा था, तो P1 अपॉन P2 will become 1/36. ठीक है. Now guys, this question seems very easy, बट अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने इसका बेस ऊपर से बनाना स्टार्ट कर दिया था. अगर एग्जाम में तुम लोगों को ये दो इक्वेशन पता नहीं है, तो ये दो एक्सप्रेशन याद नहीं है, तो ये दो एक्सप्रेशन निकालने में ही तुम लोगों के नहीं बोल के 5 मिनट चले जाएंगे, चलेंगे. ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर भेज दिया था मेरा सॉल्व करने से पहले ही. तो गाइज यहाँ पे अगर तुम लोगों को एग्जाम में ये एक्सप्रेशन ही नहीं पता, हाउ 1/36, गाइज ये P1 अपॉन P2 निकालना है, तो ये 4 नीचे चला जाएगा ना, ये 4 यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 into 4 36. गाइज अगर तुम लोगों को ये दो एक्सप्रेशन ही याद नहीं रहती तो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम. ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन डिराइव करने में ही 5 मिनट चले जाएंगे तुम लोगों के. तो आई सजेस्ट कि ये इतना याद ही रखो, मतलब ये जो मैंने तुम लोगों को समरी बना के दे दी है नोट के फॉर्म में, ये इतना पार्ट तुम लोग बाय हार्ट रखोगे तो अच्छा होगा. अल्फा के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे. चलो गाइस, राइट इट डाउन जिन लोगों का लिखना बाकी है. तो चलो गाइस, एक जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. मतलब देखो, मैंने तुम लोगों को बता के तो रखा है, ठीक है, कि इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, यस यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, मतलब दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब क्या? तो दैट एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर दैट टिपिकल रिएक्शन. ठीक है, फॉर्मूला को हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है. ओके, अब बट आउट ऑफ कंटेक्स्ट कभी कोई क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ये भलती रिएक्शन दे दी, 3A gas giving us B gas plus C gas plus D gas. Kp for this question, this reaction is 1 upon 589. It is 1 upon 589. If degree of dissociation of A is negligible with respect to 1, then calculate डेल्टा एन जी. यहाँ पे 3 कैसे आएगा? डेल्टा एन जी यहाँ पे 3 कैसे आएगा? डेल्टा एन जी वापस एक बार कैलकुलेट करो, 3 नहीं आएगा. विथ रिस्पेक्ट टू 1, देन कैलकुलेट अल्फा ऑफ ए, देन कैलकुलेट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए. नाउ गाइस, दिस इज टोटली आउट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है, ऐसे पकड़ के चलो. अब यहाँ पे तुम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है निकालने, तो पहली बात तुम लोगों को सब कुछ रामायण वापस दोहराना पड़ेगा. ठीक है, 3A गैस, बिकॉज ये इक्वेशन तुम लोगों को मैंने पढ़ाई नहीं थी, तो तुम लोगों को इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन खुद से बनानी पड़ेगी. ये तुम लोग खुद से ट्राई करना चाहते हो क्या? इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन तुम लोग खुद से बनाना ट्राई करोगे? ओके, गाइस डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 है, एंड इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए इसकी एक्सप्रेशन. एट टी इज इक्वल्स टू 0, ए का कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ए लेना. याद रखो, जब डेटा दिया नहीं रहेगा
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हम लोग ए मोल लेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मोल। एंड अगर हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए होगा गाइस, देखो अगर कुछ दिया ही नहीं है एंड हम लोगों को ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने ही है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे टाइम पे हम लोग ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने अज्यूम करेंगे, कितने अज्यूम कर सकते हैं बताओ? तो ऐसे टाइम पे हम लोग वन अज्यूम करेंगे गाइस, ये ए की वैल्यू वन, अगर कुछ दिया नहीं रहेगा एंड स्टिल वी हैव टू कंसिडर समथिंग, तो हम लोग ए को वन कंसिडर करते हैं, ठीक है? यूनिट एक मोल था ऐसे अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है? एनीहू, तो चलो ये अभी सॉल्व करो। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को पता होगा कितना रहता है? इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ए माइनस ए अल्फा। तुम लोग लिखना स्टार्ट करो, मैं तब तक जस्ट थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ जिन लोगों को डिफिकल्ट जा रहा होगा। ए माइनस ए अल्फा, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे हम लोग हमेशा ए माइनस ए अल्फा लिखेंगे, ऊपर हम लोगों ने रूल में लिखा था। एंड ए कॉमन निकल जाएगा तो ए इंटू वन माइनस अल्फा। अब बी के नंबर ऑफ मोल्स, बी के नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे? तो वन, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट 1/3 ए अल्फा। सी का कैसे आएगा? 1/3 ए अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज 3, तो 1/3 अल्फा। यहाँ पे भी 1/3 ए अल्फा। अब गाइस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स चेंज ही नहीं हो रहे, तो अगर इनिशियली तुम लोगों ने ए मोल लिए थे तो फाइनली भी ए मोल ही रहने चाहिए, ठीक है? नाउ सॉल्व दिस, चलो बताओ सॉल्व करो, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल के मुझे सेंड करो आंसर। अच्छा, कुछ लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल भी दिया है, तो मैं देख नहीं रहा था एक्चुअली। तो श्रेयस करेक्ट आंसर है, महक करेक्ट एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जिन लोगों ने सेंड किया है करेक्ट वाला उनको उनके लिए है। तो एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए गाइस, सिर्फ एक्सप्रेशन। उन्नति करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है। नहीं पार्थ, आपने कुछ तो गड़बड़ की है, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कुछ तो मिस्टेक है, देख लो एक बार। महक करेक्ट आंसर है, नील करेक्ट आंसर है, मनस्वी करेक्ट आंसर है। दिया, आपने तीन का क्यूब जो है वो गलती से स्क्वायर कर दिया तीन का, सिर्फ उतनी ही मिस्टेक है, बाकी सब करेक्ट है। गायत्री करेक्ट आंसर है, चैतन्य करेक्ट आंसर है, रश्मि करेक्ट आंसर है, निहारिका आपने भी पावर टर्म में जरा मिस्टेक कर दी है। Okay. तो चलो गाइस सॉल्व करें। तो देखो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? एडवांस में क्यों ना आए, ठीक है? एडवांस लेवल पे तो ये आ सकता है। एंड अगेन हम लोगों ने सब कुछ शॉर्टकट बनाया है, ठीक है? हर एक के लिए शॉर्टकट बनाया है। अगर तुम लोग टेक्सचुअल मेथड देखोगे तो इस स्टेप के बाद तुम लोगों को एक्सआई निकालना पड़ता है, फिर तुम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हो, कभी चेक करना मतलब, ठीक है? मैं ये ऐसे मतलब खुद से सामने से बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक कभी रेफर करना, तुम लोगों को डिफिकल्टी लेवल चैप्टर की समझ में आ जाएगी। ये तो जितना हो सके इजी किया है हम लोगों ने। तो केपी, केपी की एक्सप्रेशन क्या होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, द होल थिंग डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का क्यूब, ठीक है? अब गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी एंड डी, बी सी एंड डी वो कितना है? तो इट इज 1/3, मतलब ए अल्फा बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ए अल्फा बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बाई 3, द होल थिंग डिवाइडेड बाय ए 1 - अल्फा का क्यूब। समझ में आ रहा है? तो गाइज अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा? ए ए, इस ए के क्यूब्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है? मैं ब्रैकेट ओपन करने से पहले कैंसिलेशन कर रहा हूँ। तो केपी की एक्सप्रेशन अगर यहाँ तक तुम लोगों ने करेक्ट किया
तो आंसर करेक्ट आने वाला है अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 1 माइनस अल्फा का क्यूब। गेटिंग इट? ये करने आना चाहिए। अब गाइस बहुत सारे लोगों ने इस इक्वेशन में पी टोटल घुसेड़ा था, जरूरत ही नहीं थी। मुझे बताओ यहाँ पे हर एक की पावर 1 + 1 + 1 3 है, एंड नीचे भी पावर कितनी है, क्यूब है। यार जब पावर ऊपर और नीचे सेम है तो तुम लोग पी टोटल क्यों ऐड कर रहे हो? पावर अगर ऊपर की तरफ सेम है तो तुम लोग पी टोटल क्यों ऐड करोगे? गेटिंग इट? बहुत सारे लोग पी टोटल ऐड कर रहे थे, तो अभी तक शॉर्टकट जो बना के दिया है उसकी हैबिट बनी नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, नथिंग एल्स। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये हो जाएगा, डोंट वरी। अब गाइस तुम लोगों को क्या निकालना है, केपी निकालना है। तो केपी, सॉरी केपी नहीं, अल्फा निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 बना दिया, 1/589, 1/589 इज इक्वल्स टू अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 इंटू 1 माइनस अल्फा। गाइस अब देखो यहाँ पे एक हिंट दी थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब क्या गाइस, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है एंड 1 के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है, 1 के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है। अगर गाइस अल्फा बहुत छोटा है तो 1 - अल्फा, 1 - अल्फा हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ेंगे तो चलेगा क्या? देखो ये समझ में आना चाहिए, एग्जाम में ये हम लोगों को क्लिक होना चाहिए कि ये हिंट है कि हम लोगों को अल्फा-1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ना है। गेटिंग इट? अल्फा-1 जो है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ेंगे, तो 1 का क्यूब विच इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, सिंस 1 इज फार ग्रेटर देन अल्फा, या फिर अल्फा इज फार ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, देयरफॉर 1 - अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, ए क्यूब हम लोगों को निकालना है, सॉरी अल्फा का क्यूब हम लोगों को निकालना है। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 27/589। अगर तुम लोगों को याद होगा तो 27 का स्क्वायर 589 रहता है, राइट? 27 का स्क्वायर 589 रहता है, नहीं रहता? 27 इंटू 27 कुछ भी, 27 इंटू 27 पक्का नहीं रहता, 729 रहता है। हाँ ना रे, वेट अ मिनट, तो फिर दिस इज, तो 589 किसी चीज का क्यूब है क्या? 589 किसी चीज का क्यूब आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे किसी का तो रहेगा, सोचो। 13 भी नहीं, तो इसको 729 कर दो। ना ना ना, तो इसे मेक इट 729, सॉरी, मेक इट 729। मेक इट 729 अगर ऐसा है तो, बिकॉज हम लोगों को जरा ऐसे इजी नंबर चाहिए ना यार, ये ऐसा डिफिकल्ट नंबर लेके क्या फायदा है? 729 ऐसे क्यूब वाला क्वेश्चन पहले से ही सिलेबस में आता है नहीं, हम लोग कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्ट नंबर नहीं चाहिए। तो 729, 729 ठीक है, सॉरी। तो दिस वन था एंड दिस 27 था। ठीक है, एंड अब 27 का तुम लोग ये कर सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो अल्फा क्यूब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, सॉरी अल्फा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1/27। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, तो लिख दो ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 589 होता, एक्चुअली देखो गाइज ये इतने बड़े क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे चार चार वेरिएबल्स हैं, ठीक है, A B C and D, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए ही नहीं है, जेई मेंस लेवल पे तो आए ही नहीं है। ठीक है, एंड अगर तुम लोगों को 589 रहता तो क्वेश्चंस में हिंट रहती है, तुम लोगों ने पीवाईक्यूज अगर सॉल्व किए रहेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा
कि क्वेश्चन में हिंट नाम की चीज रहती है, दैट क्यूब रूट ऑफ 589 इज समथिंग समथिंग, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम इट इज 24, ऐसा कुछ तुम लोगों को हिंट मिलेगा। डोंट वरी, एग्जाम में वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैल्सी, तो कैल्सी के बिना ये सॉल्व कैसे करें, ठीक है। या फिर तुम लोगों को एकदम क्लोज वाला नंबर देखना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल 25 का रहता है 625, 625। तुम लोग देखो अभी क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब 576, 24 का क्यूब 576 रहता है, ओके। तो 576 इसको हम लोग 24 का क्यूब मान लेते हैं, इसे हम लोग 24 का क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ ना रे, क्यूब चाहिए हम लोगों को, तो क्यूब देख लो यार, मैं मेरा दिमाग थक गया अभी, करो तुम लोग, पूछना बाद में आराम से। 10 का क्यूब ही 1000 हो जाता है ना, तो 9 का क्यूब कितना है, 89 इंटू 8 के क्यूब के नजदीक आना चाहिए, हाँ 8 के आसपास आएगा। 8 का क्यूब 80 से 64, एंड नहीं फिर भी ये 5, हाँ 8 के क्यूब के नजदीक आ रही है, 8 के क्यूब से थोड़ा कम, ओके हाँ। तो इसको 8 मान सकते थे तुम लोग, ठीक है, 8 का क्यूब, एंड फिर 3/8, एंड फिर उसको आगे और सॉल्व कर लेते। एनी हो, चलो हो गया लिख के, आगे बढ़े। नाउ गाइस, अभी हम लोग जो पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर एंट्रेंस लेवल पे तो मतलब जेई मेंस लेवल पे आज तक कोई क्वेश्चन पूछे गए नहीं है, ठीक है। अगर आए भी रहेंगे तो एकदम सिंपल वाले, बट अगेन हम लोगों को सिलेबस कवर तो पूरा करना है, मेंस लेवल पे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब एक छोटी सी हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मतलब नॉट डिफिकल्ट बट इट इज अ लिटिल बिट लेंदी, ठीक है, थोड़ी सी लेंदी है। एंड द अदर थिंग इज कि हम लोगों को फाइनल फॉर्मूला से मतलब है, ठीक है। तो मैं सिर्फ फाइनल फॉर्मूला भी बता दूं तो भी सफिशिएंट है, बट आई थिंक वी शुड गो फॉर होल डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन अगर हम लोगों को पता हो, मतलब थोड़ा सा हम लोगों का एक्स्ट्रा का नॉलेज बढ़ जाएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलार मास। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स ने एवरेज मोलार मास ये पहले कभी सुना है ना, एंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने एवरेज मोलार मास कभी सुना ही नहीं है? मोल कंसेप्ट में यहाँ पे सबने सुना है, करेक्ट, मेरे लेक्चर में भी सुना होगा बहुत बार, मोल कंसेप्ट में भी मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। तो गाइस डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज मोलार मास, अब या फिर वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब गाइस हम लोगों के पास कोई एक रैंडम रिएक्शन है, समझ लो फॉर एग्जांपल ए गैस गिविंग अस बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस प्लस डॉट 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 टिल एन nth गैस, ठीक है। ये n नंबर टिल इन्फिनिटी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज मोलार मास अपॉन 2, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये पूरा लिखना चाहिए था एक्चुअली, वीडी लिखने के बदले, तो वीडी इज वेपर डेंसिटी, आदत से मजबूर। तो गाइस अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, एंड इसके लिए देखो, अगर गाइस इनिशियली तुम लोग देखोगे, इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियली सिर्फ प्रेजेंट क्या रहने वाला है, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट ए इज प्रेजेंट, राइट। अब गाइस मुझे बताओ, अगर कोई एक सिंगल सब्सटेंस है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे मतलब हम लोग एवरेज मोलार मास यूज करते हैं उसके लिए, या मोलार मास यूज करते हैं? अगर कोई सिंगल सब्सटेंस है तो उसके लिए हम लोग एवरेज मोलार मास यूज करेंगे या मोलार ओनली मोलार मास? तो गाइस इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे मोलार मास,
इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे मोलार मास, एंड ए के मोलार मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम ऑफ रिएक्टेंट, मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? एक सिंगल सब्सटेंस है तो उसके लिए हम लोग मोलार मास बोलेंगे, एंड इसके मोलार मास को हम लोग एम रिएक्टेंट से डिनोट करेंगे। अब गाइस मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम ए बी सी डी डॉट 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 टिल एन, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट। अब मुझे बताओ ऐसे टाइम पे हम लोग मोलार मास बोल पाएंगे क्या? ऐसे टाइम पे हम लोग मोलार मास डिफाइन कर पाएंगे क्या? अभी हम लोग मिक्सचर का मोलार मास मतलब एवरेज मोलार मास बोलेंगे। परफेक्ट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एवरेज मोलार मास। तो तुम लोगों को मोलार मास ऑफ मिक्सचर, ये एवरेज मोलार मास रहता है, ये समझ में आ गया? या फिर इक्विलिब्रियम में एवरेज मोलार मास हम लोग कब निकालेंगे, वो समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मोलार मास और एवरेज मोलार मास डिफाइन करके। अब गाइज वेपर डेंसिटी मुझे बताओ, इनिशियली इनिशियल वेपर डेंसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेपर डेंसिटी उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी। एंड गाइस वेपर डेंसिटी, इसका फॉर्मूला लिख दो चाहिए तो। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मोलार मास अपॉन टू। अब गाइस मोलार मास अपॉन टू है, तो इनिशियल वेपर डेंसिटी हम लोग कैपिटल डी से दिखाने वाले हैं। अब मुझे बताओ कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिद्धेश करेक्ट बोल रहे हो। इनिशियल वेपर डेंसिटी मतलब मोलार मास, एंड मोलार मास किसका हम लोग लेंगे? ए का, मतलब मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टू। गेटिंग इट? मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियली मोलार मास जो था वो रिएक्टेंट का था, तो बाय टू। ये हम लोगों की इनिशियल वेपर डेंसिटी हो गई। अब गाइस मुझे बताओ इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी क्या होगी? इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी क्या होगी? उसे हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इक्विलिब्रियम पे मोलार मास कौन सा एवरेज है, तो इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी हो जाएगी एम एवरेज बाय टू। ओके। अब ये हम लोगों ने वेपर डेंसिटी, मोलार मास, इन सब के सिंबल्स फिक्स कर दिए, ये समझ में आ रहा है? ये जो मैंने पहले 4 लाइन लिख के दी है वो सिर्फ सिंबल फिक्स करने के लिए, हर एक चीज का सिंबल। ठीक है। अब गाइज मुझे बताओ एवरेज मोलार मास का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज मोलार मास का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज मोलार मास का फॉर्मूला रहता है गाइस, देखो पहले तो हम लोग मोलार मास का फॉर्मूला लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। मोलार मास का फॉर्मूला क्या रहता है? मोलार मास का फॉर्मूला रहता है गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलार मास। मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ठीक है। अब गाइस, हाँ दिया, करेक्ट बोल रहे हो, फॉर्मूला याद आ गया आपको एवरेज मोलार मास का। तो गाइस एवरेज का क्या होगा? अब गाइस एवरेज पे तुम लोग गिवन मास देखोगे क्या? एवरेज के सिनेरियो में ये सारी चीजें प्रेजेंट है ना गाइस, तो इनका एक का मास नहीं है, इनका सबका मास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल मास। हाँ ऐसे टाइम पे अद्वैत करेक्ट बोल रहे हो, विल यूज टोटल मास डिवाइडेड बाय। अब गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी ऐसे है क्या? नहीं, हम लोग सबको कंसिडर कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कोई शक? गेटिंग इट? एवरेज मोलार मास का फॉर्मूला, थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश हुई? ठीक है। अब ये इतना करने के बाद हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को एवरेज मोलार मास ही निकालना है यार, हम लोगों को ये एवरेज मोलार मास ही निकालना है। बट उसके लिए मुझे टोटल मास पता रहना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को वापस रिएक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। जरा रिएक्शन वापस एक बार लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या थी हम लोगों की? ए गैस गिविंग मी बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस डॉट 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 टिल nth फैक्टर। ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ एट t इज इक्वल्स टू 0 ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे? हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे ए मोल, इसके ए मोल प्रेजेंट है। बाकियों के कितने लेंगे? 0 0 0, इनिशियली सिर्फ ए प्रेजेंट था। अब गाइस मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा? एट इक्विलिब्रियम ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा?
एट इक्विलिब्रियम ए के नंबर ए माइनस ए अल्फा, परफेक्ट, ये बचेंगे ए माइनस ए अल्फा। अरे कुछ समझ में आ रहा है, ए माइनस ए अल्फा। बी सी डी इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, बी के बनेंगे ए अल्फा, सी के भी बनेंगे ए अल्फा, एंड डी के भी बनेंगे ए अल्फा। देखो इसमें अगर कुछ किसी को कुछ डाउट होगा तो पहले ही पूछ लो, ये समझ में आ रहा है, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये 1/1 ए अल्फा। रूल मत भूलना गाइस, ठीक है, टिल एन फैक्टर, करेक्ट। ये आगे कंटिन्यू ऐसे ही रहने वाला है, ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है गाइस। इधर से ही तुम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, इधर से ही तुम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो टिल एन क्या, टिल एन फैक्टर। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल इज ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, एंड यार ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे टिल nth फैक्टर, टिल nth फैक्टर। अच्छे से देखना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब गाइस लेट्स अज्यूम यहाँ पे n टाइम्स ए अल्फा था, यहाँ पे n टाइम्स ए अल्फा था, ठीक है, n टाइम्स क्यू इग्नोर करो, n को इग्नोर करो, और यहाँ पे समझ लो 3 ए अल्फा थे। कितने ए अल्फा थे, 3 ए अल्फा थे। अभी के लिए n को आगे वाला इग्नोर करो, सिर्फ 3 ए अल्फा थे, ऐसे अज्यूम करते हैं। अब गाइस 3 में से एक माइनस होने वाला है, समझ में आ रहा है, 3 में से एक ए अल्फा माइनस होगा, मतलब सिर्फ 2 ए अल्फा बचेगा। गेटिंग इट और नॉट, ये समझा इतना पार्ट, वो आगे वाला पार्ट इग्नोर कर दो। सिर्फ अगर 3 रहेंगे तो 3 में से एक माइनस होगा और 2 ए अल्फा बचेगा। अब गाइस मुझे बताओ, अब यहाँ पे 3 नहीं है, वी आर कंसिडरिंग एन ए अल्फा, एन नंबर ऑफ है। अगर एन रहेंगे तो एन में से भी एक ए अल्फा माइनस हो जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 ए अल्फा। 3 में से एक माइनस किया तो 2 ए अल्फा बच रहा था, तो यहाँ पे हम लोग n में से एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1 ए अल्फा बचेगा। देखो ये वाला पार्ट सबसे समझने के लिए डिफिकल्ट है, ये पार्ट जो था वो समझने के लिए सबसे डिफिकल्ट है। अगर ये समझ में आ गया है तो इसके आगे वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया क्या। अब इसमें से हम लोग वापस अभी ए को बाहर कॉमन निकाल देंगे, तो इसमें से बाहर ए को कॉमन निकाल लो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए को अगर हम लोग ने बाहर निकाला तो ए इनटू ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा, ये करेक्ट, ये मैथमेटिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया भी जाता है। यप। तो अब गाइज ये ना, इट इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट मतलब ये फॉर्मूला किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए अप्लाई हो भी जाएगा, भरोसा नहीं, ठीक है, बट स्टिल। अब गाइज हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, समझ में आ रहा है। अब मुझे निकालना है टोटल मास, अब मुझे निकालना है टोटल मास, एंड ये निकालने के लिए हम लोगों को सिंपल कंसेप्ट याद रखना है। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो तुम लोगों के पास पानी है, एंड पानी के अंदर तुम लोगों ने NaCl डिसॉल्व किया। पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व होने के बाद ये बनता है Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। अच्छे से देखना, मुझे बताओ, तुम लोगों ने 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, तुम लोगों ने 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, इनिशियली तुम लोगों ने 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, कितने ग्राम Na प्लस और Cl माइनस बनेंगे, ज्यादा बनेंगे मतलब मास बढ़ेगा, या मास कम होगा, या मास सेम रहेगा, बताओ कितने ग्राम Na प्लस एंड Cl माइनस बनेंगे। तो गाइस कॉमन सेंस है ना, तुम लोग चाहिए तो आज घर पे ट्राई करके देखना। पानी के अंदर 100 ग्राम अगर NaCl ऐड करोगे, पानी का वेट समझ लो पहले से 1 kg था, उसके अंदर तुम लोगों ने 100 ग्राम NaCl ऐड किया, तो मास क्या अपने आप बढ़ता है, नहीं, मास अपने आप कम होता है, नहीं, तुम लोगों को ये भी 100 ग्राम ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मास कभी भी क्रिएट भी नहीं होता, मास कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम लोगों ने मूल कंसेप्ट में ये फालतू चीजें पढ़ी रहेंगी जिनके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट आता है, ठीक है। तो 100 ग्राम इनिशियली है, तो फाइनली भी 100 ग्राम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इज इट क्लियर, डिसोसिएशन 100% नहीं रहता, वो का एग्जाम्पल है जस्ट कि मास कितना रहेगा वो बताने के लिए, ठीक है। तो गाइस इनिशियल जो मास रहता है वही मास एंडिंग में भी रहता है। तो इनिशियली मुझे ए के नंबर ऑफ मोल्स पता थे, इनिशियली मुझे टोटल मास, अभी मुझे टोटल मास निकालना है, एंड याद रखो टोटल मास जो रहेगा वो
टोटल इनिशियल मास जितना ही रहेगा। तो टोटल मास इज नथिंग बट मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन। ये समझ में आ रहा है क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन, इनिशियली जितना रिएक्टेंट तुम लोगों ने लिया था उतना ही मास रहने वाला है, वो चेंज भी नहीं होगा और मतलब बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? तो गाइस मुझे बताओ, ए के मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, ए के मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है एंड ए के मुझे मोलार मास भी पता है, ए का मुझे मोलार मास भी पता है। नंबर ऑफ मोल्स और मोलार मास अगर मुझे पता हो तो मैं मास निकाल सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ मोल्स और मोलार मास अगर मुझे पता हो तो मैं मास निकाल सकता हूँ क्या? डेफिनेटली आई कैन। हाउ? तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट, नंबर ऑफ मोल्स ए मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास गिव्स अस गिवन मास। अरे ये फॉर्मूला याद है ना, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो अभी हम लोगों को गिवन मास निकालना है, तो n इंटू मोलार मास। देखो पूरी डेरिवेशन मोल कंसेप्ट के ऊपर डिफाइंड है या फिर बेस्ड ऑन है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन गाइस, यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय होता है, एक्सेप्टेड, क्रिएट भी हो सकता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने एक भी न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी है। देखो अननेसेसरली ज्यादा दिमाग मत लगाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम दिखाती भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करती, दे ओनली मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो रिएक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है उसे बीच में मत लाना, ऐसे तो हर एक चीज में तुम लोग एक्सेप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। ओके, सो वेयर आई वाज नाउ गाइस, तुम लोगों को टोटल मास भी मिल गया। मेरे पास टोटल मास है, मेरे पास मोलार मास है, तो मैं एम एवरेज निकाल सकता हूँ। एम एवरेज इज टोटल मास अपॉन मोलार मास, तो टोटल मास आ गया ए इंटू मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, एग्जाम में ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला है, एग्जाम में ये डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आने वाली है, डिवाइडेड बाय ए 1 + n - 1 अल्फा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो तुम लोगों को एम एवरेज कितना आएगा? एम एवरेज आएगा मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 + n - 1 अल्फा, ठीक है। अब गाइज हम लोगों ने ऊपर ही डिफाइन किया था, सिंस कैपिटल डी इज मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 एंड स्मॉल डी इज एवरेज मोलार मास अपॉन 2। तो अब हम लोगों को मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट के लिए अगर इक्वेशन निकालनी है, तो मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट इज हाउ मच? मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट इज 2 टाइम्स डी एंड एम एवरेज इज 2 टाइम्स स्मॉल डी। अब ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो व्हाट आई विल गेट? हाँ बाय द वे ये हम लोगों का फॉर्मूला है, दिस इज आवर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, मस्त क्वेश्चन बन सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स स्टिल। ओके दिया, करेक्ट आंसर है, आपने सॉल्व कर लिया इतने जल्दी। तो गाइज ये कैसे होगा? तो एम एवरेज इज 2d विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल डी। देखो एम एवरेज की वैल्यू 2d एंड एम ऑफ रिएक्टेंट इज 2 टाइम्स कैपिटल डी अपॉन 1 + n - 1 अल्फा। डी एंड डी स्टैंड फॉर, ऊपर ही लिखा था रे, कैपिटल डी स्टैंड फॉर इनिशियल वेपर डेंसिटी, इनिशियल मतलब सिर्फ जब रिएक्टेंट प्रेजेंट था तब। स्मॉल डी स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी, जब सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भूलना मतलब, ठीक है डेरिवेशन याद ना रहे चलेगा बट टर्म्स याद रखना सिर्फ। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, हम लोगों ने 2 और 2 को कैंसिल आउट कर डायरेक्ट। तो अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट डी प्लस डी टाइम्स n - 1 अल्फा, राइट। हम लोगों ने डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू डी। अब गाइस ये अगर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ लेके गए तो व्हाट आई विल गेट? अल्फा इज इक्वल्स टू डी माइनस डी अपॉन n - 1 टाइम्स डी एंड दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला, डी माइनस डी अपॉन n - 1 डी। एंड ये फॉर्मूला हम लोगों को एडवांस के या फिर डिफिकल्ट लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने पड़ता है, ठीक है। सो फॉर नाउ सॉल्व इट, सॉल्व सॉल्व बोल रहा हूँ, राइट इट डाउन फास्ट, ये लिख दो। एंड उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इजी लेवल की क्वेश्चन करेंगे,
डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ऐड करके मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो लिख दो फास्ट। गाइस दिस इज अल्फा, ये लास्ट में जो मैंने लिखा है दैट इज अल्फा, ठीक है, अल्फा है ये। ओके गाइस लिख के हो गया। कौन ही था आई गेस मेरा। सो स्क्रॉल अप और ऊपर, ठीक है, लिख दो जल्दी, जैसे ही शुरुआत हुई थी। इस ब्रेक नहीं मिलेगा तुम लोगों को आज कुछ, जल्दी छोड़ दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो आगे बढ़े। नाउ गाइस नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं वो भी हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ तो लिया बट उसका यूज आना चाहिए, तो वो जरा प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को रिएक्शन, हाँ बाय द वे, एन कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला में, हम लोगों ने एन डिफाइन किया है, तो एन का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है, तो एन इज नथिंग बट, इन दिस फॉर्मूला एन इज नथिंग बट summation of stoichiometric coefficient of product divided by stoichiometric coefficient of reactant, ठीक है। गाइस याद रखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज, हम लोग कभी भी एक किसी एक चीज का डिसोसिएशन देख सकते हैं, ठीक है, डिसोसिएशन एक से ज्यादा चीज का नहीं होता, तो रिएक्टेंट साइड पे हमेशा एक ही कोई चीज रहने वाली है, ठीक है। तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन टास्क टू फाइंड दीज वैल्यूज। देखो तुम लोगों को मैं रिएक्शन दूंगा, उस रिएक्शन के लिए तुम लोग एन फाइंड आउट करोगे, फिर तुम लोग मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करोगे, एंड उसके बाद तुम लोग कैपिटल डी मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर विच इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2, ये करोगे, ठीक है।
SC मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे इतने बार लिखा है SC मैंने। SC स्टैंड फॉर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट रिएक्शन इज N2O4 गिविंग अस 2NO2। N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे कैसे होगा, N की वैल्यू क्या आएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज N विच इज 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 2। N की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब गाइस मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट N2O4, नाइट्रोजन का मोलार मास रहता है 14, दो नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 प्लस एक ऑक्सीजन का रहता है 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। इन दोनों के एडिशन करोगे तो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 92। एंड गाइस अभी हम लोग अगर डी निकालने जाएंगे तो 92 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल कम अराउंड 46। एंड रिमेंबर दिस, वेपर डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये एक रेशियो रहता है तो यूनिटलेस क्वांटिटी रहती है ये। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल 2NH3। याद रखो गाइस, इस तरफ सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा बिकॉज इट इज डिसोसिएटिंग। एक से ज्यादा कंपाउंड कभी एक टाइम पे डिसोसिएट नहीं हो सकते। डिसोसिएशन हम लोगों को करना है। प्लस N2 प्लस 3H2, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कितने रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे 4 रिएक्टेंट है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 2 है, तो 4/2। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। गेटिंग इट। अब मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट गाइस, नाइट्रोजन का मोलार मास रहता है 14 प्लस हाइड्रोजन का रहता है 3, तो 14 प्लस 3 17, एंड हम लोगों को मिलेगा ये 17/2। इसका रेशियो हो जाएगा 8.5। एनी डाउट? चलो अभी एक तुम लोग सॉल्व करना। 2SO3 गैस है ये, गिविंग अस 2SO2 प्लस O2। चलो ये सॉल्व करो खुद से, ट्राई दिस आउट। ये प्रणव करेक्ट आंसर है। हाउ टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट। अरे रिएक्टेंट का मोलार मास, ऐसे क्या कर रहे हो मेरे साथ। करेक्ट आंसर है। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने मोलार मास कैसे काउंट करते पढ़ा है। साने का करेक्ट आंसर है। दिया सिद्धिका करेक्ट आंसर है। श्रेयस करेक्ट आंसर है। गाइस महेश करेक्ट आंसर है। सिद्धेश करेक्ट आंसर है। तुम लोग मोलार मास को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये मोलार मास के कैलकुलेशन में कभी इन्वॉल्व नहीं रहता। ठीक है, पार्थ करेक्ट आंसर है। ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तुम लोगों की एन की वैल्यू 3/2 आई क्या, 3/2। ठीक है, एन की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए। निहारिका का करेक्ट आंसर है। प्रणव करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये 3/2। अब गाइज मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट, सल्फर का मोलार मास रहता है 32 प्लस ऑक्सीजन रहता है 16, 16 इंटू 3 48। आंसर आ जाएगा 80। आंसर विल बिकम 80 एंड 80/2 आंसर विल कम 40। गेटिंग इट? चलो एक लास्ट एग्जांपल, PCl5 गिविंग अस PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, फॉस्फोरस का मास रहता है 39 31, फॉस्फोरस इज 31। गाइस एन इज दिस रेशियो। एन यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाली क्वांटिटी है वो, ये एन है। ये एन कहाँ से आया, ये एन इधर से आया, डॉट 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 एन। याद है, nth टर्म कितने टर्म्स है वो बताता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है वो बताएगा। एंड बाय द वे रेशियो हम लोग रेशियो की ले रहे हैं। अगर तुम लोग को याद होगा इनिशियली ही किधर गया वो, फर्स्ट रूल ऊपर है, एकदम ऊपर है। आज हम लोगों ने जो सेकंड रूल लिखा था, फर्स्ट नहीं सेकंड रूल, ये यार ये कुछ। तो गाइज यहाँ पे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग एक सिंगल के बारे में सोच रहे थे, एक सिंगल चीज की बात कर रहे थे इसलिए। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक से ज्यादा पूरे सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को समेशन लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा, कितने प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट्स है, 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे इसका मास, मोलार मास कितना आएगा 31, फॉस्फोरस इज 31 प्लस क्लोरीन रहता है 35.5, 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 5
तो ये हो जाएगा 150, 175, 177.5। ठीक है, 177.5। तो ये आंसर आ जाएगा 78207.5, राइट? नहीं, 208.5। एंड इसका वेपर डेंसिटी आ जाएगी 208.5 बाई 2, विच इज इक्वल्स टू 104.25, अप्रोक्सीमेटली 105। हम लोग यहाँ पे एन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज एग्जाम में तुम लोगों को एन कैसे निकालते वही भूल जाते हो, या फिर बहुत सारे टीचर्स ही एन कैसे निकालते हैं उसकी मेथड गलत बता देते हैं। बहुत सारे टीचर्स को इस डेरिवेशन से ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एन इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, की यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे उनका आंसर बहुत सी बार आता है 4, कि भाई यहाँ पे टोटल कितना आंसर आएगा 4, या फिर यहाँ पे कितना आएगा 3। ठीक है, तो कई बार इनका आंसर करेक्ट आता है, बिकॉज यहाँ पे 2 बोलोगे तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली 2 करेक्ट आंसर है। बट अमोनिया के केस में 4 अगर लिखोगे तुम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। एन कैसे निकालते हैं ये ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। ठीक है, एंड सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे टीचर्स भी इसकी वैल्यू बहुत बार गलत देते हैं, या फिर ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो चलो, अब एन कैसे निकालते हैं वो अगर समझ में आ गया होगा तो अभी हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसमें तुम लोगों को जल्दी छोड़ूंगा बोला है मैंने, तो क्यों तुम लोगों को ब्रेक चाहिए? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ फॉस्फेन, फॉस्फेन इज pH 3, which dissociates which dissociates according to the reaction, according to reaction 4 pH 3 gas giving us P4 gas plus 6 H2 gas. Sorry, this is vapor density, vapor pressure नहीं, vapor density। मैंने एक्चुअली मेरे नोट्स में गलती से vapor pressure लिख के रखा है। तो is 13, calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation of pH 3। गाइस ये क्वेश्चन मूल कंसेप्ट का भी बोल सकते हो। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे समझ के चलो, ये मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन है लिटरली। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे बताओ, ये कैसे करोगे? गाइस तुम लोगों को यहाँ पे अल्फा पहले से देके रखा है, सॉरी अल्फा नहीं, तुम लोगों को यहाँ पे स्मॉल डी, देखो गिवन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मतलब एट इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे स्मॉल डी कितना होगा वो देके रखा है, विच इज 13। नंबर ऑफ एन, एन तुम लोग निकाल सकते हो, एन कितना आएगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज 1 + 6 विच इज 7 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट विच इज 7/4 एंड कैपिटल डी। अब गाइस कैपिटल डी कैसे निकालोगे? कैपिटल डी इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मोलार मास हम लोगों का pH 3 है अपॉन 2। अब गाइस फास्फोरस का मास रहता है 31 प्लस हाइड्रोजन का रहता है 3, मतलब हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन 1, तो 3/2 मतलब ये 34 हो गया, 34/2 हो गया 17। गेटिंग इट? ये इतना सा निकालने के लिए भी हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो अब अगर इतना निकाल के हो गया, नाउ डेफिनेटली यू कैन सॉल्व अल्फा, सॉल्व फॉर अल्फा। अल्फा इसका कितना आएगा अभी बताओ जरा, चलो ये सॉल्व करो, राइट इट डाउन फास्ट। यस, करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये कैसे करोगे? अल्फा इज नथिंग बट कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 स्मॉल डी। ठीक है, तो गाइज कैपिटल डी कितना आया है? कैपिटल डी हम लोगों का आया है 17 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 7/4 माइनस 1 इंटू 13। तो गाइज 7/4 13 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7/4 माइनस 1 हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 16। तो अल्फा की फाइनल वैल्यू बनेगी 16 डिवाइडेड बाय 39। कोई शक? समझ में आ रही है?
13 इज इक्विलिब्रियम प्रेशर। हाँ, pH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहता यहाँ पे, बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज के अराउंड आते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। पेंट रूल नहीं, ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज कंपाउंड है। यस गाइस, आगे बढ़े। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आज खत्म नहीं हम लोग करने वाले, मतलब खत्म होगा भी नहीं, इसको खत्म करने के लिए और नहीं बोल के 1.5 घंटा लगेगा, इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है। गाइस अभी एक लास्ट टॉपिक है, जो एक अगर थोड़ा सा हम लोगों ने कर लिया तो मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा, 6:30 तक तुम लोग छूट जाओगे। तो करें या ब्रेक चाहिए? ब्रेक तुम लोगों को जरूरत है क्या ब्रेक की? नहीं है ना? थोड़ा सा थक गए रहोगे, बट जल्दी छूट जाओ, बीच में तुम लोगों को बड़ा ब्रेक मिल जाएगा बाद में नेक्स्ट लेक्चर के पहले, ठीक है। ओके, तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल। तो गाइस ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल, ऑब्वियसली इट इज अ प्रिंसिपल या फिर स्टेटमेंट है, लॉ है, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या रहता है, ठीक है। स्टेटमेंट इज व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन एन external stress, pressure नहीं stress, and this stress can be applied in the form of pressure, concentration, temperature, volume, it can be anything, ठीक है। So when an external pressure stress is applied to an reaction at equilibrium, to an reaction at equilibrium, equilibrium पे कोई एक रिएक्शन है वहां जहाँ पे हम लोगों ने ऊपर से एक स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, ठीक है, टू at equilibrium, then the reaction will move in, the reaction will move in that direction, that डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड में एक तो जाएगी या फिर बैकवर्ड में जाएगी, विच मिनिमाइजेस, विच मिनिमाइजेस द अप्लाइड स्ट्रेस, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज द डेफिनेशन या फिर दिस इज द स्टेटमेंट। अब इसमें हम लोग कौन से टाइप के स्ट्रेस अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे, और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी और बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं, और लॉ या फिर स्टेटमेंट बहुत इजी है समझने के लिए, जस्ट थोड़ा सा टाइम दो मुझे समझाने के लिए। तो नंबर वन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, पहला स्ट्रेस हम लोग क्या लेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइज कोई एक सिस्टम है मस्त एकदम इक्विलिब्रियम पे, और हम लोग ने अचानक से वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, किसी एक चीज को निकाला या फिर कोई एक चीज ऐड कर दी, तो क्या होगा? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड वन इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर मतलब गैस, तुम लोग गैस का अगर प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम अपने आप चेंज होने वाले, वॉल्यूम यहाँ पे ही कंसिडर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो हम लोगों ने चेंज इन टेम्परेचर पहले से देख लिया है, देखा है क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक फैक्टर था टेम्परेचर, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया था। फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोगों ने एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी देखा है, मतलब ये दोनों पार्ट हम लोगों ने थोड़े थोड़े किए हैं, जिनको हम लोग इन डेप्थ अच्छे से करने वाले हैं अभी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का भी मैंने एक एग्जांपल दिया था एक्चुअली, बट तुम लोग अभी भूल गए रहोगे, ठीक है। और फिफ्थ इज एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो चलो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये समझना बहुत ईजी है, ठीक है। बाय द वे स्टेटमेंट लिख के हो गया है क्या? हाँ, NO2 और N2O4 का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, करेक्ट है। ओके, इतना बाकी है, चलो जल्दी करो। हाँ, अब इनर्ट सब्सटेंस क्या रहता है एंड ऑल, तो वो हम लोग जब टॉपिक पे आएंगे तब लिख देंगे ना, इतनी घाई क्या है। इनर्ट मतलब क्या हम लोग ऐड करेंगे, इनर्ट गैस ऐड करेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इवन नाइट्रोजन
बॉन्ड रहता है, इजीली रिएक्ट नहीं करता। someone is sending me messages on question and answer part tab, वो मैं चेक नहीं करता, पता होगा तुम लोगों को। तुम लोग नॉर्मल सब चीज जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, वहां पे कमेंट किया करो, चैट चैट बॉक्स में, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रेडियो एक्टिविटी का कोई रोल प्ले नहीं होता, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम विल टेक ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स, ठीक है। गाइस मैंने जो स्टेटमेंट है वो आधे ही छोड़ दिया है, गेस अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड स्ट्रेस आना चाहिए था। तो गाइस चलो, सो फर्स्ट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वेरी वेरी इजी, ठीक है। फर्स्ट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में गाइस एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, दोनों के दोनों गैस स्टेट में, ठीक है। रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब गाइस ये इक्वेशन मस्त में इक्विलिब्रियम पे थी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तो लेट्स अज्यूम ये दोनों ऐसे मस्त में ऐसे बैलेंस थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वजन ऑलमोस्ट सेम। वजन बोलना गलत होगा, तुम लोगों को भी पता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वजन सेम होने से इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। इट इज जस्ट अ मेटाफॉर, इट इज जस्ट अ एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। अब गाइस हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। हम लोगों ने क्या किया, चेंज करना है ना कुछ, तो मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज करके बढ़ा दिया। अब गाइस मुझे बताओ, पहले ये मस्त स्टेबल था, अब हम लोगों ने अननेसेसरली रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, इक्विलिब्रियम मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब ये पहले स्टेबल था, बट अभी तुम लोगों ने अननेसेसरली ये अनबैलेंस्ड कर दिया। अब मुझे बताओ ये स्टेबल है क्या, नहीं है। तो हम लोगों को वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्टेंट कम करना पड़ेगा। अब हम लोग ये नहीं करेंगे, रिएक्शन खुद ही ये करेगी। रिएक्टेंट कम करना मतलब रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म करेक्ट रश्मि। तो मुझे बताओ, अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, तो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? अगर मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, परफेक्ट। तो रिएक्शन विल मूव इन, गेटिंग इट और नॉट, विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब गाइस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बदले तुम लोगों ने कंटेनर के अंदर से रिएक्टेंट कम कर दिया। अब गाइस पहले बहुत अच्छी स्टेबिलिटी थी, बट अचानक से रिएक्टेंट कम हो गया, तो होगा क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों ने कम कर दिया एंड प्रोडक्ट का ज्यादा है अभी। तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट में, इक्विलिब्रियम वापस तो बैकवर्ड। सबको समझ में आ रहा है? मतलब मुझे यहाँ पे धड़ा धड़ा आंसर मिल रहा है, तो इतने फास्ट आंसर आ रहे हैं तो मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो लग नहीं रही है। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी को भी अगर डाउट होगा तुम लोग मुझे मैसेज करके बता दो, हम लोग वो आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये बैकवर्ड में जाएगी। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, चलो फिर, अगर मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? मैंने अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम टू सेम थे, ऐसे अज्यूम करते हैं, बट अचानक भयानक मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, परफेक्ट बैकवर्ड में जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट बढ़ गया तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए इट विल गो टुवर्ड्स रिएक्टेंट, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड गाइस लास्ट,
प्रोडक्ट को मैंने कम कर दिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने कम कर दिया, तो आई गेस अभी तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके ऊपर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। इन हेबस प्रोसेस, इन हेबस प्रोसेस generated ammonia, generated ammonia is removed from, is removed from container by dissolving it, by dissolving it in water. Reaction moves in, reaction moves in which direction? तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर देना है, फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, या किधर भी नहीं, वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। हेबस प्रोसेस जिन लोगों को पता नहीं है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, बताओ। अभिजीत करेक्ट आंसर है, यश, दिया, सानिका, यश, यशमी करेक्ट आंसर है, आदित्य, अभिजीत, जया, श्रेयस करेक्ट, सबके आंसर आ गए और सबके आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है, किसी ने भी गलत आंसर दिया नहीं है, एक हाथ दो को छोड़ के। तो गाइस अमोनिया जैसे ही बन रहा है, अमोनिया जैसे ही बन रहा है, हम लोग उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट जैसे ही बन रहा है गायब हो रहा है, प्रोडक्ट जैसे ही बन रहा है गायब हो रहा है, जैसे ही बन गया गायब हो गया, तो होगा क्या, ये अपने आप ये बनाते जाएंगे, ये बन गया गायब हो गया, वापिस इन्होंने बनाया बन गया गायब हो गया, वापिस इन्होंने बनाया बन गया गायब हो गया। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है बताओ जरा, तुम लोग प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो, तो प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो तो ये बार बार बनते जाएगा, मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करते जाएगी, फॉरवर्ड में, परफेक्ट। तो रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, reaction will move in backward direction when, backward direction when guys, इसमें मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन भी बहुत मस्त बन सकता है। ठीक है, डायरेक्शन when, ठीक है, तो ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ लेते चलो ना, MSQ है ये, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन when, एंड तुम लोगों को सेम रिएक्शन वापस एक बार मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3। ठीक है, ऑप्शन ए concentration of N2 increases, option B concentration of H2 decreases, option C concentration of NH3 increases, option D concentration of N2 decreases, option E concentration of H2 increases, option F concentration of NH3 decreases। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ लोगों ने तो धड़ाधड़ आंसर देना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे पहले एक बार आंसर देख लें दो, एक बैकवर्ड में लाना है ना, हाँ ओके। तो देखते हैं किस किस के आंसर करेक्ट है। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिए, धनंजय करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है, अभिजीत करेक्ट आंसर है, श्रेयस करेक्ट आंसर है, महक करेक्ट आंसर है, चेतन करेक्ट आंसर है, कृष्णा करेक्ट आंसर है, भक्ति करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, अरे यार सबके आंसर है, बहुत लोगों के हैं। अभिजीत करेक्ट आंसर है, ऋषा करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है, नील सिद्धिका करेक्ट आंसर है, सानिका, नहीं सानिका आपने एक ऑप्शन एक्स्ट्रा का ऐड करके रखा है तो रॉन्ग हो गया आंसर। महेश करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट आंसर है, विमिक, नहीं विमी ने भी एक ऑप्शन गलत दिया है, ओके, भक्ति करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट है, रश्मि करेक्ट, ओके बहुत लोगों के आंसर आ गए, रसिका करेक्ट है, अनिशा करेक्ट आंसर है, सिद्धार्थ सॉरी सिद्धांत वैष्णवी करेक्ट है, किया करेक्ट आंसर है,
तो गाइस बहुत लोगों के आंसर आए और करेक्ट है सबके ऑलमोस्ट। तो गाइस बैकवर्ड में रिएक्शन लेके जाने, बैकवर्ड में रिएक्शन लेके जाने के लिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, देखो हम लोगों को पीछे लेके आना है ना, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा। अगर ये कम हो गए तो ये ज्यादा बनेंगे, रिएक्शन पीछे आएंगे, या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो इतने लोगों के अगर करेक्ट आंसर आए तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पे कम हो रहा है? तो गाइस देखो, बी में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, डी में कम हो रहा है, बी एंड डी। एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बढ़ रहा है? तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी में बढ़ रहा है। गेटिंग इट और नॉट? बी सी डी, इन तीनों में रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। हाइड्रोजन अगर हम लोगों ने कम किया तो हाइड्रोजन और बनाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। अमोनिया अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया तो अमोनिया जो बढ़ा हुआ है वो कम करने के लिए वापस रिएक्शन पीछे आएगी। नाइट्रोजन अगर हम लोगों ने कम किया, कम हुआ हुआ नाइट्रोजन वापस बढ़ाने के लिए रिएक्शन वापस पीछे आएगी। तो गाइस बहुत लोगों के आंसर आए थे और ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट थे। एंड क्या डाउट है ये? द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस और द होल रिएक्शन गोज इन बैक दैट डायरेक्शन। पूरी रिएक्शन सिर्फ बैकवर्ड में शिफ्ट होती है, रेट वेट कुछ चेंज नहीं होता। रेट के बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बात करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होती है। ओके तो गाइस एमएसक्यू हम लोग और ऐसे टाइप के करेंगे, डोंट वरी, बट पहले ये पांचों के पांचों टॉपिक खत्म हो जाने दो। मतलब अभी एक के ऊपर ही एमएसक्यू हम लोग बना रहे हैं। जब इन सबके एमएसक्यू आते हैं ना तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अलग ही होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन प्रेशर, ये एक हम लोग टॉपिक करेंगे एंड देन विल कॉल इट अ डे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक इज चेंज इन प्रेशर। गैस प्रेशर का इफेक्ट बताने के लिए डायग्राम बनाना चाहूंगा। क्या किया मैंने? हाँ, तो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक, दो, 3 मोल नाइट्रोजन है। एंड 3 मोल नाइट्रोजन है और 12 मोल, सॉरी 9 मोल्स हाइड्रोजन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 9 मोल्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो गाइस इसे हम लोगों ने रिएक्ट किया। अब मुझे बताओ 3 मोल नाइट्रोजन एंड 9 मोल हाइड्रोजन कंबाइन होकर कितने मोल अमोनिया देंगे? ये सारे कंबाइन होकर कितने मोल अमोनिया देंगे? यहाँ पे टोटल तुम लोगों के पास सामान था 12 मोल का। कितने मोल्स का? 12 मोल। ओके, तो ये कंबाइन होकर हम लोगों को कितने मोल अमोनिया देंगे? 6 मोल देंगे, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। रिएक्शन देखो जरा अमोनिया फॉर्मेशन की, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे होगा? देखो, एक नाइट्रोजन 2 अमोनिया देता है, एक नाइट्रोजन 2 अमोनिया देता है, तो 3 नाइट्रोजन 6 अमोनिया देंगे। गेटिंग इट? सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को 6 अमोनिया मिल गए। अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो हम लोगों को 6 अमोनिया मिलेंगे। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे कभी 100% रिएक्शन कंप्लीट होती है क्या? नहीं होती। सो दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एग्जांपल लेने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये 6 मोल, ठीक है। एंड अगर मैं इंटरमीडिएट कोई सिचुएशन बनाऊं, इंटरमीडिएट अगर मैं कोई सिचुएशन बनाऊं तो कैसे होगा? इंटरमीडिएट किसी सिनेरियो में समझ लो कि सिर्फ 2 ही अमोनिया के मॉलिक्यूल बने। कितने? 2। तो नाइट्रोजन के मोल्स लगेंगे दो, एक, एक नाइट्रोजन का मोल कंज्यूम हो गया एंड हाइड्रोजन के 3 मोल्स कंज्यूम हो गए, ठीक है। H2, 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 H2 एंड 2 मोल अमोनिया बन गए, NH3, NH3। अब मुझे बताओ कंटेनर के अंदर टोटल कितने मोल्स है? अब मुझे बताओ कंटेनर के अंदर यहाँ पे टोटल कितने मोल्स है? नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 6, 8 और अमोनिया के 2, मतलब कितने हो गए? टोटल 10 मोल हो गए। परफेक्ट।
गैस तुम लोगों को इतना मतलब ये डायग्राम से इतना समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं, बिकॉज ये रिएक्शन जो है यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 आती है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाते हैं। गेटिंग इट और नॉट? डेल्टा एन जी की फीलिंग मैंने सिर्फ दे दी तुम लोगों को। ओके, अब गाइज यहाँ पे मुझे बताओ अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, मुझे बताओ अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। एंड गाइस मुझे बताओ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या रिलेशनशिप है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये पता होगा तुम लोगों को। एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब गाइस प्रेशर जितना बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना कम होगा, एंड कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बैठेंगे या कम, तो कम वॉल्यूम के अंदर गाइस कम नंबर ऑफ मोल्स फिट होंगे। गेटिंग इट और नॉट? देखो ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे कम नंबर ऑफ मोल्स कम वॉल्यूम मिलेगा। कम वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल्स जहां पे कम, वो वहां पे इजीली सेट हो पाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम जो है वो कम होगा, कम वॉल्यूम के अंदर कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिट होंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? बताओ जल्दी। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग केसेस देखते हैं, ये तुम लोगों को सिर्फ समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आया होगा तो अब हम लोग जो अलग अलग केसेस करने वाले हैं वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड देन विल कॉल इट अ डे। इसकी रिवीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार करेंगे। तो केस वन डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। PCl5 गैस, PCl5 गैस giving us PCl3 gas plus Cl2 gas. Now guys in this example मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरफ सिर्फ एक ही नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल गैस है, दूसरे तरफ 2 मोल गैस है। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ पे अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होने चाहिए। रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, कम वॉल्यूम में कम नंबर ऑफ मोल्स। कम नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ है, फॉरवर्ड में जाने के बाद मिल रहे हैं या बैकवर्ड में आने के बाद मिल रहे हैं? तो गाइस जिन्होंने बैकवर्ड आंसर भेजा है करेक्ट आंसर है। कम नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे है तो रिएक्शन पीछे आना स्टार्ट होगी। ये समझ में आ रहा है क्या? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम मिलने चाहिए, एंड ओवर हियर रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर प्रेशर तुम लोगों ने कम किया, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, ज्यादा देखो प्रेशर में कम कर रहा हूँ मतलब ऊपर ही लेके जा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम ज्यादा अगर रहेगा तो ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स फिट होंगे, मतलब 2 मोल्स फिट होंगे, तो ओवर हियर इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग इट? केस 1 समझ में आई? ओके, अब गाइस केस 2 के पास जाते हैं। केस 2 में क्या होगा, डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। ऊपर जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वही लेने वाले हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3। अब गाइज रिएक्टेंट साइड पे पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 4 मोल्स थे, एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स आए, 2 मोल आए। अब गाइज मुझे बताओ प्रेशर अगर मैंने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, कम वॉल्यूम में कम नंबर ऑफ मोल्स फिट होते हैं। कहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? जल्दी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन? ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड में रिएक्शन जारी है बोलेंगे। एंड गाइज अगर तुम लोग प्रेशर घटाओगे, प्रेशर अगर कम करोगे तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन? तो डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0, तो H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग अस 2HI गैस। अब यहाँ पे गाइस इस तरफ भी
2 मोल है, इस तरफ भी 2 मोल है। अब मुझे बताओ मैंने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? यहाँ पे मैंने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? या फिर मैंने प्रेशर कम किया, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, करेक्ट बोल रहे हो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बट आई होप तुम लोगों को यहाँ तक लीच एटलस प्रिंसिपल सिंपल लग रहा है, एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, सो विद दिस विल कॉल इट अ डे, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एवरीवन। जब राइटअप मिल जाएगा तुम लोगों को।